यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति के बारे में जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग शुरू हो गया था। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता की शक्तिशाली विचारों को पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का संभावना का सूत्रपात कर दिया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस की समाज मोटे तौर पे स्टेटस और श्रेणी में बांटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता का पर कुलीन वर्ग का और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्से में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का पर नियंत्रण हो गया। इस पर चर्चा छिड़ गई कि भारत में भी राजा राममोहन राय अडेरिजो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चिमी यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों ने घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने की योगदान दिया है। मगर यूरोप में भी सभी लोग अमूल्य सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि वह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का अमूल पुनर्गठन जरूरी है, और कुछ रूढ़िवादी ने तो कुछ उदारवादी या अमूल्य परिवर्तनवादी रेडिकल माने रेडिकल माने वो रूढ़िवादी, समझे, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में मगर यूरोप में भी सभी लोग अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग में ये बदलाव तो लाना मानते थे, लेकिन चाहते थे कि कुछ धीरे धीरे बदलाव हो, ये बदलाव एकाएक ना हो। ठीक है, इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो सामने आई थी। जहां हम ध्यान देना चाहेंगे कि शब्द का अर्थ हर काल का परिवेश के आधार पर बदलता रहता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे समाज में रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी 20वीं सदी के फलस्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों का श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर सम्मान और जगह मिले। शायद वो अपना आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देश में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड के समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थन करते थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के नियंत्रण सत्ता के भी विरोध थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों को रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उनको छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, सुप्रशिक्षित न्यायालय द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार कार्य चलाया जाए। यह समूह लोकतांत्रिक नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल सत्ताधारी को मिलना चाहिए। संपत्तिधारी जो संपत्ति है वही, मतलब जिस कहना है उनका कहना था कि जो ये
के पास संपत्ति है वही मतलब वोट डाल सकता है, वही शासक चुन सकता है। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश के आबादी के बहुत से समर्थक पर आधारित था। उनका बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। रूढ़िवादी जो तबका था रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। मैं बता दूं कि फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रांस की क्रांति में हम लोग ने देखा था किस तरह से वहाँ के राजा लुइस 16 को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके पत्नी जो थे ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मेरी अंतोनेट, उसको भी मार दिया गया था। लास्ट में ये कहानी हुई थी। तो इसी के बारे में बता रहे कि वहाँ क्यों हुआ था। वहाँ इसलिए हुआ था कि वहाँ सब लोग चाहता था कि रूढ़िवादी जैसा शासक हो। ठीक है, तो इसी के बारे में बार बार चर्चा किया जा रहा है इस पुस्तक में। यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते उनको भी मानने लगे थे कि परिवर्तन होना चाहिए, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत की पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाना चाहिए। बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन का केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरित की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं को संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। औद्योगिक, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग की घोतक थे। यह दौरान गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण में औरतें, आदमियों और बच्चे सबको कारखानों में ला दिया गया था। काम के घंटे यानी पहले बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम मिलती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई। नए शब्द देखिए इसमें क्या, मताधिकार आंदोलन, वोट डालने के अधिकार पाने का एक आंदोलन था, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए औद्योगिक क्रांति जो उस समय जो चल रही थी उसी के बारे में चित्र है। 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन में गरीबों की दशा। उसी समय में एक व्यक्ति की दृष्टि से स्रोत हेनरी मैनुअल लंदन लेबर एंड लंदन पुअर 1861। ठीक है, जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इस समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्ति स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या उद्योग के व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो वो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ किया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरोध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहन विश्वास था। उनकी सामान्यता थे कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीब को रोजगार मिले और उनके पास
उनके पास पूंजी और उन्हें बिना रोके टोके काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उम्मीदवार और रेडिकल समूह के पार्टी को इर्द गिर्द गोलबंद हो गई थी। ठीक है। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, यूरोप में जो बनी थी, उसने छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी उदारवादी रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों का स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गस्पे मेज़नी ने अब यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। यूरोप में समाजवाद का आना। अब देखिए क्या होता है, यूरोप में समाजवाद आ रही है। समाज के पुनर्गठन के संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाले विचारधारा समाजवाद की ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवादी एवं जन पहचान विचार था, जिनकी तरफ बहुत सारे लोगों को ध्यान आकर्षित हो गया था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व के वास्तव ही सारी समस्याओं का जड़ है। किनका? तो ये समाजवादी लोग का कहना था। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोग के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वो उनके बारे में विचार नहीं करते हैं, सोचते हैं। उनकी संपत्ति उत्पादनशीलता बनाते हैं, इसलिए यह संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण तो साझा समाजित होती है, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। सामाजिक इस तरह का बदलाव चाहते थे समाजवादी लोग। उनके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार से दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियन यानी अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामुदायिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेतों को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुईस ब्लॉक चाहते थे कि 1813 से 1882 में चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाती थी और मुनाफा को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिस्से में आपस में बांट दिए जाते थे। ये अच्छी बात थी। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। कार्ल मार्क्स की जन्म हो जाती है। कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 82 तक आते हैं। फेडरल एलायंस 1820 से 1895 में आते हैं। इस दिशा में उन्होंने कई नए तर्क पेश किए गए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर संपत्तियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी संपत्ति किसी तरह मुनाफे के
मुनाफे को संरचना करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकती है। उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर अधिकार शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। इसके सारे संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों को होगी। उनकी राय कम्युनिस्ट समाज की भविष्य को समाज होगा। उनकी राय जो था कम्युनिस्ट समाज के भविष्य बनाने के लिए था। अब देखिए समाजवाद के लिए समर्थन क्या था। 1870 ईस्वी में 1870 के दशक में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। उनके प्रयास में समन्वय लाने के लिए समाजवादी ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन के कार्यरस्त में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संगठन संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों में कोष स्थापित किया। कोष मतलब पैसा स्थापित किए गए और काम के घंटे में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की सदस्य भी करते थे। 1905 ईस्वी तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलन ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग जो है पार्टी बना ली थी, अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में सामाजिक व समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। संसदीय राजनीतिक उनके प्रतिनिधित्व बड़ी संख्या में जीतते थे। जो संसदीय राजनीतिक जो थे वो सब जीतते थे। उन्होंने कानून बनाने की भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा रहा। देखिए समाजवादी कहीं नहीं रहा, रूढ़िवादी था। देखो क्या है ना, पहले उदारवादी रेडिकल रूढ़ी के खिलाफ रूढ़िवादी था, अब रूढ़िवादी भी उदारवादी रेडिकल के साथ चला गया। ठीक है, ये यहाँ जो देख रहे हैं ये तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से यहाँ समाज संगठन करने की प्रयास किया जा रहा है। ये पेरिस की कम्युनियों का चित्र है। 1871 में ये जो चित्र दिया गया है, जो दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति, चैप्टर 2 है। अभी जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसको ध्यान से देखिए कि ये जो पढ़े हैं हम लोग, ये क्या था, तो ये हम लोग पढ़े हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूस की क्रांति कैसे हुआ। यूरोप में समाजवाद था, इससे पहले हम लोग फ्रांस के समाजवादी पढ़ चुके हैं। तो यूरोप में समाजवाद कैसे आया, अब कह रहा है यूरोप में समाजवाद आने के बाद रूस में क्या क्रांति आई है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।